तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर अ सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को एसेंशियल होगा फॉर अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे कि लाइवलीहुड सभी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा होने के वास्ते और ग्लोबल पीस के वास्ते क्या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एसेंशियल होगा ऐसा। If the present trend of resource depletion by few individuals and countries continues, अगर ये ट्रेंड चलता रहा कि रिसोर्सेज आपको डिप्लीशन कर रही रहती है दुनिया और रहती कंट्रीज, तो फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट इज इन डेंजर। मालूम नहीं मम्मा, उन्होंने नीचे चले गया, नहीं आई कि मालूम नहीं, याद नहीं आ रहा। Therefore the resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life। जब सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस है इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ। तो सस्टेनेबल रिसोर्स प्लानिंग एक तो एसेंशियल सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस फॉर ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ के वास्ते। फिर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक कंपोनेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का था क्या, नीड ऑफ द आर, ओके, नीड ऑफ द आर क्या कहता। Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment, and the development in present should not compromise with the needs of the future generation. Without damaging, sustainable economic development means development should take place without damaging the environment, and development in present should not compromise the needs of the future generation. Without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the with the needs of the future generations. तो ये 3 points. First steps taken to achieve this solution. सो सस्टेनेबल को डेवलपमेंट को अचीव करने के यहाँ से रियो डी जेनाइरो अर्थ समिट 1992 में, जून 1992 में मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मेट इन रियो डी जेनाइरो in Brazil for the first international summit. The 100 heads of states met in रियो डी जेनाइरो इन ब्राज़ील। तो उसमें क्या हुआ, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ। सो हाँ, the summit was convened कई को कहता, it was there for addressing the urgent problems of environmental protection and socio-economic development of at the global level। क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, why was the summit convened? Because it was convened for addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at the global level. So assembled leaders क्या करें, they signed the declaration on global climatic change and biological diversity। तो ये लोग क्या करें, उन्होंने साइन करे एक डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फिर द रियो कन्वेंशन जो है उन्होंने को एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड अडॉप्टेड। उन्होंने क्या करें, ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स जो हैं, जैसे कि 33% है ना, ये तरह ना सो 33% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, the desired 33% of geographical area should be there around according to the national forest policy। तो यहाँ क्या हुआ, और and adopted agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century। 21st century को तो ये 2000 से लेकर क्या था, क्या 200 क्या था कि 2000 मिस क्या की, फिर 20 आता है, फिर 2099 आई गेस। इट इज़ अ डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स। सो एजेंडा 21 का एम क्या है वो भी क्वेश्चन है कि पहले तो व्हाट इज़ एजेंडा 21। इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 में, जो UNCED जो है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट का डिक्लेरेशन साइन हुआ था। सही नहीं, एजेंडा 21 में, हाँ एजेंडा 21 वो आपको फिर से ये जगह में टेक प्लेस हुआ। सो रियो डी जेनाइरो
ब्राज़ील में इट एम्स, क्या क्या उसका एम है, इट एम्स टू अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, it aims at achieving global sustainable development, okay, and ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसे अटेंड करने के ऐसे एजेंडा 21 को है ग्लोबल लेवल में। लेकिन तो क्या हुआ नहीं, देखो, एक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल, ओके, देन इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये पढ़े ऑलरेडी। इट इज़ एन एजेंडा टू कम्बैट environmental damage, poverty, disease, कैसा, through global cooperation on common interest, mutual needs and shared responsibilities। तो उसका एम क्या, डेवलपमेंट, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज़ एन एजेंडा टू कम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, तो इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज़, वो सब भी आपको ख़त्म कर रहे हैं ऐसे कॉम्बैट करने के वास्ते। तो कैसा का तुम ग्लोबल कॉपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, जैसे कि कॉमन इंटरेस्ट जैसे कि अब एक माउंटेन को तोड़ने का है, लेकिन कॉमन इंटरेस्ट क्या रहता है, रत्ती आदमियों का नहीं तोड़ना, अगर को रत्ती आदमी, सॉरी, ज़्यादा आदमियों का रहता है कि नहीं तोड़ना, और कम आदमियों का रहता है कि तोड़ना। या तो इंडिविजुअल्स का क्या बोलते सो, उनको क्या, उनको फ़ायदा है सुनिए उससे। through global cooperation and on common interests, mutual needs and shared responsibilities। म्यूचुअल नीड्स जैसे कि नीड्स रहती हैं अलग अलग आदमियों की, अलग अलग नीड्स, और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक आदमी दो काम कर सकता है वैसा, मे बी आई एम राइट और रॉन्ग, आई डोंट नो। वन मेजर objective of agenda 21 is every local government should draw its own local agenda 21। एवरी लोकल गवर्नमेंट, जैसे कि एक एक सेल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रहती है ना वैसा। लोकल उनका खुद खुद का ऑन लोकल एजेंडा 21 बनाना कर को। रिसोर्स प्लानिंग, resource planning is the widely accepted strategy for judicious use of resources। Planning आपको widely accepted or strategy for judicious use of resources। It has importance in a country like India, which has enormous diversity in the availability of resources। There are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources। There are regions which are rich in certain types of resources but they are deficient in some other resources। There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of the availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources। तो एक जगह में आपको सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, वहाँ वल्ला का रिसोर्सेज होती हैं, और फिर देयर आर सम रीजन्स विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज। एक्यूट शॉर्टेज रहती है सम वाइटल रिसोर्स, कहीं को डाल रही नीचे, हाँ अब वो लीक करे तो पूरा खराब होता है, उठाओ। फॉर एग्जाम्पल, द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। लेकिन अरुणाचल प्रदेश आपको उसके पास अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज है, लेकिन लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। राजस्थान इज़ वेरी वेल endowed with solar and wind energy but lacks in water resources। The cold desert of Ladakh is relatively isolated from the rest of the country। It has very rich cultural heritage but it is deficit in water infrastructure and some vital minerals। This calls for balanced तो resources को conserve करना सो प्रॉब्लम। उसके बाद यहाँ वही देखा करो, अच्छी है, बहुत अच्छी है। वही रिसोर्स डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट इन इंडिया। वैसा वही कहता है, अलग अलग जगह में अलग अलग एक्यूट शॉर्टेज रहता है, जहाँ रत्ती जगह में सेल्फ सफिशिएंट रहती है इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। कैसा करती हैं
तो अब हाउ कैसा करते हैं रिसोर्स प्लानिंग, कैसा रिसोर्स को कैसा कंजर्व करती. रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज across the region of country. तो पहले आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री. पहले देखती कहाँ है करको. उसके बाद उसमें इट इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव estimation देखो यार वो बच्ची फिर मार रही है बॉल कट कर and measurement of resources. Next is evolving a planning structure endowed with appropriate technology. पहले देख रही थी identification and inventory of resources. उसके बाद क्या करते हैं evolving a planning structure endowed with appropriate technology. Evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans. यूज नको करो वापस. Evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans. एक planning structure करना with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans. उसके बाद matching the resource development plans with overall national development plans. उसके बाद matching the resource development plans with overall national development plans. क्या करें. हाँ पैसा यूज़ करूँ इनका तो हम भी होना नहीं उससे. India has made concerted efforts for achieving the goals of resource planning right from first 5-year plan, that is 1951 to 1956. Launched after independence. First 5-year plan. After independence, the availability of resource is necessary condition for the development of any region, but mere availability of resource in the absence of corresponding changes in technology and institutions may hinder development. The resource is parallel to technology for development. अगर रिसोर्सेज रहे तो डेवलपमेंट भी होता है वो रीजन का. देयर आर मेनी मतलब जब एब्सेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग चेंजेस in technology and institutions may hinder development. There are many regions in our country that are rich in resources, but these are included in economically backward regions. There are many regions in our country that are rich in resources, but these नहीं सूरत नहीं देख रही मतलब वो हाथ तेरा छुआ वीडियो क्या करूं रिकॉर्डिंग कर लेती उन्हें बैठते ना बच्ची मच्छर जितना बड़ा मच्छर There are many regions in our country that are rich in resources, but these are not included in economically backward regions. On the contrary, there are some regions which have poor resource base, but they are economically developed. Poor resource base है लेकिन they are economically developed. The history of colonization reveals that rich resources in colonies were the main attractions for foreign invaders. देखो तो rich resources थे colonies में उसे foreign invaders ऐसे. It was primarily the higher level of technology and development of colonizing countries. देखो तो colonizing countries जो है उन्होंने आपको जो colonize कर रही उन्होंने आपको उनके पास higher level of technological development. Okay, bye bye. The history of colonization reveals that rich resources time 20 to 37. वो पढ़ गए थे already. Okay, then resources can contribute to development. YouTube में resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. तो resources आपको development को तब भी साथ का तो contribute दे सकते सो हाथ दे सकते सो जब उन्हें
बराबर टेक्नोलॉजी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस में जब होता है बराबर से, जब उन्हें अकम्पनी करती वैसा, तो हमने ऑलरेडी मालूम कि ह्यूमन बींग्स आपको इंटरेक्ट करती नेचर के साथ थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जब ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस जब होती हैं तब बिच रिसोर्सेज आपको डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट करते सब। अभी बताएंगे पढ़ने का ऐसा। ओके लिखे जब पेपर है तो ऐसा नहीं, आई कांट फाइंड अनदर वन। उसके बाद नहीं दाई भैया, उसके बाद इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। तो जब आपको कॉलोनाइजेशन था होने को था तब आपका रिच रिसोर्सेस है हमारे इंडिया में, तब आपको हायर लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ये सभी थे ना, जब फॉरेन इन्वेडर्स के पास बल्ला का था, उससे चाको उन्होंने हमारे रिच रिसोर्सेस को सोने की चिड़िया को लूट ले चले गए। तब आपको इंडिया में डेवलपमेंट इन जनरल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर डज नॉट इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बट ऑल्सो टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल। तो रिसोर्स डेवलपमेंट आपको पर्टिकुलरली आपको अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज कुछ नहीं उन निशारी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज कुछ हवे पॉइंट आउट करता सो तो रिसोर्स डेवलपमेंट ऐसा नहीं कि तब भी होता सो कि चुपके ना जी भाई। उसके बाद रिसोर्स डेवलपमेंट आपको नॉट ओनली इन्वॉल्व्स अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज लेकिन इट ऑल्सो बट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द टेक्नोलॉजी, क्या क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, एक तो टेक्नोलॉजी, दूसरा आपको क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की कैसा है, स्किल्ड ही अनस्किल्ड ही आदमियाँ वैसा, और तीसरा आपको हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल, जैसे कि हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल कैसा पहले आपको भल्ला का यूज़ करा लेते हैं, हिस्ट्री जो है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ करको DSR। ओके देन बट ऑल्सो द टेक्नोलॉजी क्वालिटी ऑफ ओके हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस लास्ट टू लास्ट ईयर क्या था एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल है पंप दूध रखी उसके वास्ते ओके बिलावड़ के वास्ते कितना मोटा है नी ने माशाल्लाह। अलॉन्ग विथ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स प्रॉपर टेक्नोलॉजी का क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्सेस और फिर कंज्यूमर्स ऑफ रिसोर्सेस हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस से सीखा कि क्या नहीं करना चाहिए। ओके क्या नहीं करना चाहिए फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर आपको बल्ला के रिसोर्सेज पर स्पेंड होगा था पैसे, सारी रिसोर्सेज स्पेंड हो गए थे वैसा फॉर इंस्टेंस, और फिर अब फिर से वो चीज़ रिपीट नहीं होना कर को हिस्ट्री से हमें आपको यह कर सकते सो कि हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस से सीखा कि क्या नहीं करना चाहिए कि वो फिर से तबल्ला का वेस्ट नहीं करना अगर को रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज अब नेक्स्ट रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी बट दे आर लाइक रिसोर्सेज आपको बहुत इम्पॉर्टेंट, resources are vital for any development activity then resources are दानिश हमें रिकॉर्ड ऑन कर दानी दानिश रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी। अब रिसोर्सेज नहीं रहे तो डेवलपमेंट कैसा होता है, हाउ तार रोड्स नहीं होता, तार रोड्स कैसे डालती इसके तार के वास्ते भी मिनरल्स होना नहीं क्या वैसे डालती एंड उसके बाद to overcome these problems but irrational consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems। तो कंजम्पशन इरेशनल कंजप्शन मतलब इट्स नॉट अब तो बराबर से कंजप्शन नहीं कर रही कि ज़्यादा यूज़ कर डाल रही हैं उससे ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये सभी जब यह होता है तो इट मे लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड
तो एक तो पैसे की प्रॉब्लम होती है और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन, वो सब भी होता है ये पॉइंट्स इधर का। ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सभी ओके। ये आपको ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस होते सो टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल्स इज इम्पॉर्टेंट। रिसोर्स के सब रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल। बिस्मिल्लाह बोल को बंद करो, बिस्मिल्लाह बोल को बंद करो। To overcome these problems, resource conservation at various levels is important. अलग अलग लेवल्स पर रिसोर्स कंजर्वेशन करना इम्पॉर्टेंट। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट। जो पास्ट ही हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस वाले उन्हें सभी मतलब एक्सपीरियंस वाले उन्होंने बोले। फॉर एग्जाम्पल गांधी जी वॉज वेरी पर्टिकुलर, दैट इज़ वेरी एप्ट in voicing his concern about resource. Like how has Gandhi ji contributed to conservation of resources? He was very apt in voicing his concern about resource conservation. In these words, there is enough for everybody's need and not for anybody's greed. तो हाँ, सबकी ज़रूरत के वास्ते चीज़ें बहुत थी, लेकिन किसी की ग्रीड को पूरा करने के वास्ते, किसके भी ग्रीड को पूरा करने के वास्ते क्या भी नहीं है उनका। He placed the greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology. इसके बाद he placed the greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology as the root cause of resource depletion at global level. He was against mass production and wanted to replace it with the production of the masses. By the masses. तो सबसे पहले तो उन्होंने बोले देर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड। उन्होंने बोले कि ग्रीडी और सेल्फिश पीपल जो ही उनका, और एक्सप्लॉयटेटिव नेचर मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक्सप्लॉयटेटिव नेचर, जैसे कि ज़्यादा खोद डाल रही माइनिंग के वास्ते वो सब भी। और ही प्लेस दीज पीपल दीज थिंग्स ओके, these criterias maybe for as a root cause of our resource depletion at global level मतलब बहुत national level, international level वैसा। So he was अगेंस्ट मास प्रोडक्शन। ऐसा नहीं कि एक ही चक जने को वल्ला का प्रोड्यूस कर डाले, मिनरल्स का वल्ला की चीज़ें बना डाले, वैसा नहीं। ही वांटेड इट टू रिप्लेस इट विद प्रोडक्शन बाय द मासेस। मास प्रोडक्शन नहीं चाहिए था, प्रोडक्शन बाय द मासेस मतलब वल्ला के आदमी आको इतनी चीज़ के ऊपर ध्यान दे रही, तो ज़्यादा कंजम्पशन भी नहीं होता, ज़्यादा ओवर यूटिलाइजेशन भी नहीं होता, और इरेशनल कंजम्पशन भी नहीं होता कभी। अन्य को एक एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम जो है केस बेस्ड क्वेश्चन फोर वो क्या होता है। एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ मोर सिस्टमैटिक वे इन 1968। तो 1968 में क्लब ऑफ रोमा को उन्होंने क्या सोचे, उन्होंने सोचे मोर सिस्टमैटिक वे में कि कैसा रिसोर्स कंजर्वेशन में हमें कर सकते हैं करको। वही सा चाको 1979 में गांधीयन फिलासफी का तो जो गांधी जी के आइडियाज़ पर काम करती। फॉर एग्जांपल देयर इज़ एनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड, वो वाला लाइन में was Schumacher SCHUMACHER। तो इन आपको क्या करें, ही रोट स्मॉल इज़ ब्यूटिफुल अ बुक, उसमें आपको ना represented ओके। Gandhian philosophy was once again presented by Schumacher in his book Small is Beautiful। गांधीयन फिलोसफीज को ना आपको फिर से दिखाए शुमाचर अपनी बुक में स्मॉल इज़ ब्यूटिफुल। द seminal contribution with respect to resource conservation at global level में जैसे कि यहाँ को exploitative nature of modern technology or greedy and selfish people were placed as the root cause for resource depletion। तो ना क्या यहाँ है सो द seminal contribution with respect to resource conservation at global level was made by the Brundtland
ब्रंडलैंड, क्या कि BRUNDTLAND, ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 में, 10 साल बाद इसके, ऑलमोस्ट मोर देन दिस एब्सेंट। तो ये कमीशन जो हुई है ये 14 ईयर्स बाद जो बनाई गई थी। क्या हुआ सर वहाँ? ओके, तो कंट्रीब्यूशन करें विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्स कंजर्वेशन और ग्लोबल लेवल। ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट से हमें पता करती हैं कि रिसोर्स कंजर्वेशन आपको ग्लोबल लेवल में भी करना अगर को जैसे सेमिनल कंट्रीब्यूशन करे सो ये ब्रंटलैंड कमीशन 1987 में ये रिपोर्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड। ओके सॉरी, रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करे से, इंट्रोड्यूस करे से, एंड इट ऑल्सो एडवोकेटेड दैट इट वाज एज अ मीन फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन। ओके सॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंट्रोड्यूस करे यार ये रिपोर्ट ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट कर 1987 में। और फिर advocated it as a means for resource conservation, which was subsequently published in a book entitled Our Common Future। तो ये उन्हें वो जो कमीशन रिपोर्ट है इट ऑल्सो एडवोकेटेड, मतलब प्रूफ किया है सारे ख्याल से, एडवोकेट क्या करती हैं वैसा एडवोकेट्स, तो एडवोकेट करे कि खुद को ये ठहराए कि आई एम द मीन फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। और ये आपको इट वाज सब्सिक्वेंटली पब्लिश इन अ बुक एंटाइटल्ड आर कॉमन फ्यूचर। और अनदर बुक जो है उसमें सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वाज मेड एट द अर्थ समिट एट रियो डी जेनेरो ब्राज़ील इन 1992। यहाँ वाला केस बेस्ड क्वेश्चन 1 कौन सा? ये वाला। पीरियड 2 केस बेस्ड क्वेश्चन 3, मेरे 4 5 ही है क्या? नहीं है। लैंड रिसोर्सेज। ओके, इधर से क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस without damaging the environment and development in the present should not compromise with the needs of the future generation। इसके बाद मैं पढ़ती हूँ। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? इन विच इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वाज एजेंडा 21 एक्सेप्टेड? इट इज अर्थ समिट एट रियो डी जेनेरो ब्राज़ील in 1992। एक्सप्लेन एनी 2 आउटकम्स ऑफ द समिट। समिट के 2 आउटकम्स कौन से? एक तो ये आउटकम है एजेंडा 21 और अबे के काको द रियो कन्वेंशन एंडोर्स्ड द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st century। लैंड रिसोर्सेस, उसका ये नेक्स्ट टॉपिक। वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन लैंड एंड वी यूज़ इट इन डिफरेंट वेज। हमें आपको लैंड पोस्ट करती हैं, हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी लैंड पर करती हैं और हमें आपको उसके दूसरे वेज में भी यूज़ करती हैं। दस लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ utmost importance। कई को भी रीज़न इट सपोज नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो भी सपोर्ट करता है, जैसे कि नेचुरल वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। लेकिन लैंड इज़ एन एसेट ऑफ अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पस विथ केयरफुल प्लानिंग। ये भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंड में। एक तो
लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। ये आपको मैं बोल सकती हूँ कि उन्हें आपको नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को सपोर्ट करता है करके। और फिर लैंड इज़ एन एसेट ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। फाइनाइट का तो बहुत कम, तो इनफाइनाइट प्रपोर्शन नहीं हमें जो यूज़ कर सकती, वैसा उससे आपको मैं लिख सकती लैंड इज़ एन एसेट ऑफ अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। वाई क्वेश्चन रहा तो मैं लिख सकती इंडिया। ओके, लैंड एक तो आपको हमारे पास टोटल ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपोर्शन पानी के वास्ते हैं। अब वहीं ओके ओके यहाँ रहा देखो, एक तो हमें फॉरेस्ट ऐसे यूज़ करती है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर land not available for cultivation, other uncultivated land, fallow land, उसके नेट सोन एरिया, एरियाज ओके, ग्रास क्रॉप्ड एरिया, ये सब भी चीज़ें क्या था हमें यूज़ करती। और तब भी लैंड मुझे नहीं लगता ये आंसर करेक्ट। ओके एल सी, उसके बाद ओके लैंड, रुको देखते लैंड यूज़ पैटर्न करते हैं। ओके, लैंड इज़ एन एसेट ऑफ अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। लैंड की जगह बहुत कम है हमारे पास यूज़ करने के वास्ते, उसे ये चाहता था आंसर यहाँ। लैंड इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके 43% आपको पहले तो मैं देखे इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पसेस विथ केयरफुल प्लानिंग। ओके, केयरफुल प्लानिंग से यूज़ करना, एक तो हमारे पास लैंड रिसोर्स आपको बहुत कम है करके। उसके बाद इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, नेमली माउंटेन्स, plateaus and plains. इसके बाद about 43% of land area is plain which provides facilities for industry, agriculture and industries. उसके माउंटेन्स आपको 30% लेती हैं, 30% of the total surface area of the country and ensure perennial flow of some rivers, provide facilities for tourism and ecological aspects. और फिर about 27% of land of the area of the country is plateau region. It possesses rich reserves of mineral, fossil fuels and forests. तो एक तो 43% आपको प्लेन्स का है जहाँ फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री है। 30% आपको माउंटेन्स के यहाँ से है जहाँ टोटल सरफेस एरिया जहाँ का इंडिया का टोटल सरफेस एरिया में से 30% आपको माउंटेन्स का रीजन ये वाला। एंड उनको पेरिनियल फ्लो मतलब पूरे साल क्या बोलते हैं सर, रिवर से पानी आते रहता है, वैसा स्नो मेल्ट होते रहता है, पानी आते रहता है वैसा सम रिवर्स का। और दे आल्सो प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। और फिर अबाउट 27% ऑफ एरिया, उसके 27% जो है इट इज़ फॉर प्लेट्यू रीजन जिसमें आपको रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स और फॉरेस्ट थी होता है। लैंड यूटिलाइजेशन कैसा होता है, फर्स्ट तो फॉरेस्ट के वास्ते हैं आपको फॉरेस्ट, सेकेंड आपको लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, थर्ड उसमें अभी आपको बैरन एंड वेस्ट लैंड आता है मतलब उसमें। उसके बाद सेकेंड वेस्ट लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन आपको नेक्स्ट लैंड पुट फॉर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस जैसे इंडस्ट्रीज लगा देना, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स वो सभी। एंड थर्ड आपको अदर अनकल्टिवेटेड लैंड दैट इज एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, उसमें आपको परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड है। और फिर लैंड अंडर मिसलिनियस छोटे मोटे काम क्या से है। एंड में नेक्स्ट उसके बाद उसमें थर्ड पॉइंट में कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ओ सॉरी सेकेंड वन आपको उसमें लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स। और फिर सी है सो कल्चरेबल वेस्ट लैंड। फोर्थ आपको फैलो लैंड, उसमें भी आपको कल्चरेबल फैलो एंड अदर कल्चरेबल अदर देन करेंट फैलो, ओ सॉरी ये तो करेंट फैलो और अदर देन करेंट फैलो। उसके नेट सोन एरिया में आपको क्रॉस क्रॉप एरिया और सभी ऐड करके ये वो बनाते ओके। फर्स्ट वाला आपको फॉरेस्ट का तो है। उसके बाद कल्चरेबल वेस्ट लैंड का तो क्या, लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years
उसके बाद करंट फैलो का तो लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर वन या मोर देन वन लेस देन 1 year वन एग्रीकल्चरल ईयर. अदर देन करंट फैलो का तो क्या, लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स. फिर नेट सोन एरिया का तो क्या, द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ क्या लॉस लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन हार्वेस्टेड. crops are sown or harvested. Gross crop area का तो area sown more than once in an agricultural year plus net sown area is called gross crop area होता है. टन ऐसा सिंपल ये ऑलरेडी पढ़ लिया हमने. उसके बाद लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया कैसा है, फिजिकल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर्स पर है. एक तो ह्यूमन फैक्टर्स फिजिकल फैक्टर्स हैं इनका फर्स्ट टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स. और ह्यूमन फैक्टर्स पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशंस. वेस्ट लैंड इज बैरन लैंड और लैंड डिग्रेडेड बाय ह्यूमन. ओके, वेस्ट लैंड इस पर भी है, नहीं दिख रहा है. वेट, कल्चरल किसको लिखा, CULTURABLE, CULTRUBA क्या लिखा है इसे, CULTRUABLE कल्ट्रूएबल. उसके बाद नेक्स्ट, टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. और हमारे पास लैंड यूज डेटा है खाली 93%. वाई लैंड यूज डेटा इज़ अवेलेबल ओनली 93% ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इन इंडिया का. तो क्वेश्चन का तो हमारे पास खाली 93% का है सो डेटा आउट ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. एक तो लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक्सेप्ट फॉर आसाम हैज़ नॉट बीन डन फुली. आसाम को छोड़कर दूसरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो ही हमने पूरा इंफॉर्मेशन लैंड यूज रिपोर्टिंग का नहीं मिल को है. एंड सम स्टेट्स सच एज जम्मू एंड कश्मीर जो है पाकिस्तान और चाइना से जो ऑक्यूपाइड है, वो सभी सर्वे नहीं लगे कहीं. The land under permanent pasture has also decreased. How are we able to feed our huge cattle population on this pasture land, and what are the consequences of it? Land use pattern under permanent pasture has also decreased. पहले आपको 4.71 था इधर फोर्थ वाला, और फिर इधर 3.3 है, डिक्रीज़ हो गए. तो आपको अगर परमानेंट पैस्चर से लैंड डिक्रीज़ हो गए तो हमें कैसा हमारे क्या ह्यूज कैटल पॉपुलेशन को कैसा खिला रही कर को, और उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या वैसा हो पाए तो उसके बाद क्या होता है कर को. मोस्ट ऑफ द अदर देन करंट फैलो लैंड्स आर इधर पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन और सच लैंड इज़ वेरी हाई. एक तो करंट फैलो जो है, व्हाट इज़ करंट फैलो, लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 or लेस दैन 1 year, 1 एग्रीकल्चरल ईयर. तो जो लैंड आपको 1 year नहीं तो 1 year से कम आपको क्या भी कर को नहीं उसके ऊपर तो उसमें क्या करंट फैलो लैंड्स आर ईदर ऑफ पुअर क्वालिटी, नहीं तो उसका कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इज़ वेरी हाई. उससे आपको दीज लैंड्स आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 or 3 years. तो इनका लैंड आपको ये लैंड आपको कल्टीवेट होती खाली 1 नहीं तो 2 times, वंस और ट्वाइस इन अ ईयर, इन अबाउट 2 to 3 years, 2 to 3 years में वंस और ट्वाइस करती. एंड these are if these are included in the net zone area then the percentage comes to मतलब परसेंटेज ऑफ, अगर ये सब भी इंक्लूड होगा कि करंट फैलो में भी जहाँ ओनली 1 नहीं तो लेस दैन 1 एग्रीकल्चरल ईयर में आपको कल्टीवेशन कर रही, वो भी ऐड कर लिया तो जो 2 से खाली ये जो करंट फैलो लैंड है इसका कल्टीवेशन एक तो बहुत हाई है. एक मिनट रिपीट, करंट फैलो लैंड का तो क्या, लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 या लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर.
अगर वहाँ आपको करना तो एक तो करेंट फायर लैंड आपको पुअर क्वालिटी रहती है वहाँ की लैंड, नहीं तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन वहाँ का उस लैंड का बहुत हाई रहता है। उससे आपको दीज लैंड्स उन्होंने आपको वंस और ट्वाइस कल्टीवेट करती हैं 2 और 3 ईयर्स में। और अगर हमें ये 2 और 3 ईयर्स में अगर 2 और 3 ईयर्स में वंस और ट्वाइस अगर ये कर रही कल्टीवेट कर रही, तो अगर हम इसे ऐड करें तो नेट सोन एरिया इन इंडिया कम्स टू अबाउट 54% ऑफ द टोटल रिपोर्टिंग एरिया में से 54% आता है को नेट सोन एरिया ग्रीन वाला। तो 45.5% से 54% काउंट होता है, तो वह लैंड आपको उलट पुलट हो रहा है। Okay, then the pattern of net zone area varies greatly from one state to another. Okay, तो पैटर्न नेट जोन एरिया का ऑफकोर्स अलग अलग रहता है, क्योंकि तो राजस्थान में बहुत कम होता है और पंजाब हरियाणा हाँ नॉर्थ ईस्टर्न नहीं नॉर्थ इंडिया में वल्ला का करती है, तो वहाँ का मेन वो इसना का एग्रीकल्चर करते सो। तो 80% से ज़्यादा है पंजाब और हरियाणा में, और 10% से कम है अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। एक तो अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, यहाँ सब भी आपको माउंटेन्स हिल्स के एरियाज़ में टेम्परेचर भी बराबर नहीं रहता, और अगर करना भी है तो टेरेस फार्मिंग करना, नहीं तो कॉन्टोर प्लोइंग करना, वैसा से भी करना पड़ता है। और वैसा से भी करने का तो पैसे लगना वाला के अच्छा। और फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में कहीं को नहीं का तो वहाँ का भी पानी का प्रॉब्लम नहीं होगा, मालूम नहीं मुझे। That is what. Find out the reason for low proportion of net zone area in these states. Forest area in the country is far lower than the desired 33% of geographical area, as it was outlined in National Forest Policy in 1952. 1952 में आपको नेशनल पॉलिसी जो है उसमें बोलती हैं कि फॉरेस्ट एरिया जो कंट्री में है 33% रहना सो ऑफ द टोटल लैंड पॉइंट 100 में से 33% रहना सो, लेकिन हमारे यहाँ ओनली 23.3% है, सो जो बराबर नहीं है। इट वॉज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। अगर एक कंट्री में आपको पार्ट आपको अगर इट इज़ नॉट फॉर द पर्पस ऑफ फॉरेस्ट, नहीं तो इट इज़ लाइक इकोलॉजिकल बैलेंस आपको बहुत बिगड़ जाता है, वहाँ का अगर को अनबैलेंस हो जाता है। द लाइवलीहुड why is 33% of the total geographical area always left for the forest cover? Because it is essential for the maintenance of ecological balance. Why should it be so? The livelihood of million नहीं तो और क्वेश्चन, why should it be so? कई को 33% रहना सो ओके वो भी कई को मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस भी कई को रहना सो को क्वेश्चन है क्या कि मिला मतलब मिसल द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल who live on the fringes of these forests depend upon it. A part of these lands is termed as wasteland. Wasteland का तो क्या है लिखा, wasteland is barren or land degraded by human. अबू भाई थोड़ा था प्लीज। अ पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म्ड एज वेस्टलैंड, जहाँ बैड लैंड नहीं तो बैड लैंड क्या हो बैरन लैंड और लैंड डिग्रेडेड बाय ह्यूमन, वो जगह यहाँ को वेस्टलैंड इंक्लूड्स। व्हाट डज वेस्टलैंड इंक्लूड? वेस्टलैंड इंक्लूड्स रॉकी, एरिड का तो डेजर्ट एरिया, डिफॉरेस्टेशन जहाँ कर कोई arid and desert areas and land put to non-agricultural uses including settlements जहाँ आदमी यहीं dwelling, buildings, वैसा roads, railways, industries etc. जैसा जैसा land का continuous use हो रहा है long period of time में without taking appropriate measures to conserve and manage it, बराबर measures नहीं ले रही उसे manage करने के वास्ते, it has led to the land degradation. तो कहाँ ये रुको Okay, I've written it over here. I will read. ये part
ओके, सो फर्स्ट माइनिंग से शुरू हो रहा है सर। रुको। What has led to serious repercussion society, क्या? What has led to serious repercussion on society and environment? वो आपको okay, yeah, this in turn has serious repercussions on society and environment. वो आपको land degradation का काम। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। लैंड डिग्रेडेशन का तो डिक्लाइनिंग ऑफ लैंड क्वालिटी, डिक्रीजिंग लैंड क्वालिटी को लैंड डिग्रेडेशन बोलती। Have shared our land with the past generations and will have to do so with the future generation. हमें आपको लैंड पास्ट जनरेशन के साथ शेयर करते हुए आए हैं, और फिर हमें फ्यूचर जनरेशन के साथ भी हमारा लैंड शेयर करना पड़ता है। 95% ऑफ आर बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड। ऑफकोर्स जो भी हमें करती, यूज़ इट इन डिफरेंट वेज। हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, हमारा ह्यूमन लाइफ, वाइल्ड लाइफ, ये सब भी नेचुरल वेजिटेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब भी आपको हमें लैंड पुश करती। 95% या वो उससे भी ज़्यादा जितना मुझे काम करता हूँ, मैं पानी से काम करती, खाली फिश निकालती। अंदर टूरिज़्म है, अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे करती, कम्युनिकेशन पता नहीं। ओके, द डाइविंग रिसर्च पर्पसेस के वजह से भी वाटर का यूज़ करती। बाकी का सब तो मोस्टली तो हमें 95% आपको लैंड पुश काम करते सब। Human activities have not only brought about degradation of land but also have aggravated the pace of natural forces to cause damage to land. ह्यूमन एक्टिविटीज़ आपको खाली लैंड डिग्रेडेशन नहीं लाको ही, बट उन्होंने आपको नेचुरल फोर्सेस जो ही डैमेज को लैंड करती, विंड का वो सब भी, जो भी विंड क्या विंड इरोशन, सॉइल इरोशन, ये सब भी आपको विंड के द्वारा, पानी के द्वारा सब भी होते रहता सच। लेकिन हमारी वजह से जो ह्यूमन्स ही उन्होंने आपको इससे आपको इंक्रीज़ कर डाली, एग्रेवेटेड मतलब इंक्रीज द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेस टू कॉज डैमेज टू लैंड। सॉइल इरोशन तो वाटर, विंड से सभी होता सच, लेकिन हमारे काम के वास्ते ये जो पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेस है वो इंक्रीज़ हो गए, और डैमेज टू लैंड अब भी होते जा रहा है। So some human activities such as deforestation, overgrazing, mining and quarrying have also contributed significantly in land degradation. Quarrying का तो breaking the rocks। अच्छा, I thought quarrying was like जो सरफेस है उसे खोद खोद को वहाँ से निकाल रही मिनरल्स कर को, जैसे कि लाइमस्टोन, आई गेस बाकी पढ़े वही सब उससे। सो ह्यूमन एक्टिविटीज़ आपको डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, डिक्वायरिंग, ये सब भी, और फिर इन्हों सब भी सिग्निफिकेंटली कर कहीं सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर कहीं लैंड डिग्रेडेशन के आसे। Mining sites are abandoned after excavation. Excavation is complete, leaving deep scars and traces of overburdening. तो मैं पॉइंट मार्क करती हूँ ऐसे। एक तो माइनिंग साइट्स आर अबैंडन्ड आफ्टर एक्सकवेशन वर्क एंड is complete and leaving over burdening. ओके, माइनिंग साइट्स आर अबैंडन्ड आफ्टर एक्सकवेशन, माइनिंग काम होगा, उसके बाद एक्सकवेशन वर्क भी ख़त्म होगा, उसके बाद माइनिंग साइट्स को अबैंडन कर डालती। बाद में पीछे क्या छोड़ती है ना, डीप स्कार्स एंड ट्रेसेस ऑफ ओवर बर्डनिंग। अब खोद डालने के बाद ज़मीन रहती है ना, उसमें खिसकेगी तो नीचे चले जाते हैं वे, अर्थ क्या नीचे हो जाता, टूट जाता वो पूरा। सो माइनिंग क्या हंसते इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, यहाँ सब भी आपको डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज सीवियर लैंड डिग्रेडेशन। ओके, और फिर इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, overgrazing is one of the main reasons for land degradation. और फिर इन स्टेट्स लाइक पंजाब, एक मिनट, 1:23:24 ऑलमोस्ट एक घंटा। ओके, फिर ओवर इरिगेशन से आपको रुका
In states like Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, in states like Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, over irrigation is responsible for land degradation due to water logging, leading to increase in salinity and alkalinity in the soil. मतलब alkalinity का तो बेसिक होने का और salinity का तो मालूम नहीं मुझे, सॉल्ट का ज़्यादा होगा तो भी बराबर, सब एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड. द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग, द क्वेश्चन isn't who will let me, it is who will stop me. Alkalinity in the soil. Okay, the mineral processing like grinding of limestone, soapstone, calcite for ceramic industry. Okay, wait, क्या क्या लिखा हूँ. I got it properly. So mineral processing like grinding of limestone for cement industry, soapstone and calcite for ceramic industry generate huge amount, like a huge quantity of dust in the atmosphere. It retards the process of infiltration of water into the soil after it settles down on land. In recent years, industrial effluents as waste have become a major source of land and water pollution in many parts of the country. तो पॉइंट्स तो पढ़ लिए लेकिन समझ क्या आया. ओके, तो ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन जो है सीमेंट इंडस्ट्री की वजह से, कैल्साइट और सॉपस्टोन सेरामिक इंडस्ट्री की वजह से, इन्हों सभी क्या करती, दे जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन एटमॉस्फेयर. अब कहते भाई ग्राइंड कर रही हैं वो भी खुला खुला, तो फिर डस्ट तो आने का है सोच. अब मिक्सी को अगर खोल डाले तो ढक्कन नहीं वैसा करे तो नहीं करना एक्चुअली, लेकिन कर डाले तो पूरा डस्ट 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 हो जाता है. तो वैसा चाको यहाँ भी हो रहा है. तो जनरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट इन द एटमॉस्फेयर, इन्हें क्या कहता है, इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू सॉइल हो जाता है आफ्टर इट सेटल्स ऑन लैंड. अब क्या, तो भी आपको अब डस्ट होगा, अब डस्ट आपको हवा के बाद नीचे जाने का है, सुने नीचे ज़मीन पर सेटल होती है. अब इन्हें सेटल होने के बाद एक लेयर बन जाता है वहाँ का. अब लेयर होगा तो पानी उसमें से सीप डाउन नहीं होता करने, वाटर कैन नॉट सीप थ्रू दैट लेयर. सो अब क्या होता है, वैसा आपको रिसेंट ईयर्स में क्या होगा है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो भी ही as waste have come to major source of land. Okay, so recent years में industrial effluents as waste have become a major source of land and water. अब अगर ऊपर ही सेटल हो गए तो एक तो पानी में भी जाता है, ऐसा नहीं कि खाली लैंड पकड़ को आएगा, खाली एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब कर को आएगा, नहीं, एटमॉस्फेयर को तो पहले ही डिस्टर्ब करेगा डस्ट के फॉर्म में, फिर जब सेटल हुआ तो पानी के ऊपर हुआ, सॉरी पहले तो लैंड के ऊपर ही. पॉइंट्स के वाइज में पॉइंट में आपको कि पॉइंट में क्या है कि लैंड पर सेटल डाउन होगा, उसे इनफिल्ट्रेशन का प्रोसेस हुआ वहाँ, और फिर इनफिल्ट्रेशन के बाद में वहाँ पानी के ऊपर और लैंड के ऊपर जब इन्हें सेटल होगा तो वाटर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन का हुआ. इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स they have become a major source of land and water pollution in many parts of the country. उसके बाद आपको देर आर मेनी वेस्ट टू सॉल्व. ये पेपर हुआ, ये सबसे फर्स्ट पेपर है मैंने 1. अच्छे उसके बाद देर आर मेनी वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम of land degradation. Check land degradation का क्या था, afforestation, proper management of grazing, planting shelter belts, growing thorny bushes for stability of sand dunes. उसके बाद proper management of wastelands, control on mining activities, proper discharge and disposal of industrial effluents, waste after treatment. Okay, उसका मतलब क्या कहता हूँ, वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट. उसके बाद ये जो 5 प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड, कंट्रोल और माइनिंग एक्टिविटीज़, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स आपको क्या कर सकती, दे कैन रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रियल एंड सबअर्बन एंड अर्बन एरियाज, पार्शियल अर्बन एरियाज में कर सकती हैं. फिर डू नॉट
जो हमें नहीं करना वो है कंटिन्यूस यूज़ ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स यहाँ to conserve and manage it. It has resulted in land degradation. This in turn has serious repercussions on society and environment. Okay. तो क्या क्या करना हमें लैंड डिग्रेडेशन को कम करने कैसे, लैंड डिग्रेडेशन को चेक करने कैसे, अफॉरेस्टेशन करना है, प्लांट्स को ग्रो करे तो इफ़ वी ग्रो प्लांट्स, एक तो उसके रूट्स इतने अच्छे रहते हैं कि उन्हें पकड़ को रखती, एक मिनट ये देखो. Afforestation refers to the planting of trees in area to create a forest. Tree roots help in retaining the mineral content of the land, thus maintaining its quality. तो tree roots क्या करती, help retain the mineral content of land, thus maintaining quality. Overgrazing, management of grazing कर सकती हैं, जैसे कि proper management of grazing हमारा point. प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग क्या कर सकती, ओवर ग्रेजिंग लीड्स टू लैंड डिग्रेडेशन. सो people need to decide which areas can be used for grazing and how many animals should graze there. And with shelter beds, planting shelter beds. Shelter beds are lines of trees that protect the land from winds. Rows of thorny bushes are useful to stabilize sand dunes in arid regions. Shelter belts का तो क्या, shelter belts are lines that protect land from winds. Soil erosion करने क्या, mostly soil erosion and land erosion. वो सब भी आपको almost the same thing only, but they are not completely same. Because soil is the top layer of land, and land is the next. Land is the layer after the soil. Management of wasteland. Proper management of wasteland हमारा point. Wasteland is barren land or land that has been degraded by human activities. It can be used to grow plants if managed properly. It can be used to, अगर वेस्टलैंड को अच्छे से देख लिया तो इट कैन बी यूज टू ग्रो प्लांट्स इफ मैनेज प्रॉपरली. दिस वुड मेक इट यूजफुल टू पीपल. तो आदमियों को भी काम होता है. कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटीज़, इसमें क्या आता है, माइनिंग इन्वॉल्व्स डिफॉरेस्टेशन एंड दिस कैन लीव द लैंड बैरन. हेंस वी मस्ट, ये पॉइंट है नहीं माइनिंग का, ये इधर से निकालना. सो are abandoned after excavation work is complete, leaving deep scars and traces and overburdening. Hence, we must control the extent and rate of mining activities. Leave the land damaged and barren. Involves deforestation. And the waste and effluent treatments. And the proper discharge and disposal of industrial effluents. Industrial water waste pollutes land and groundwater. Hence, it is necessary for industries to treat the waste and to make it less toxic before disposing it. Okay, जब ऐसा करती हैं तो तब आपको वाटर में जो भी है प्लांट्स को भी, एक्वाटिक लाइफ, एक्वाटिक इकोलॉजी को भी बहुत प्रॉब्लम होता है वैसा. ओके, देन नेक्स्ट soil का. What is soil erosion? Soil erosion is a process by which the top layer of soil is removed or worn away. Soil erosion simply refers to the removal of or destruction of top fertile soil. While land degradation and soil degradation seem similar, they are different. Land degradation is a broader concept that covers any action that reduces the quality or value of land, like pollution, mining, and proper irrigation. Soil erosion simply refers to the removal or destruction of top fertile layer of soil. Soil erosion can be seen as a subpart of land degradation. Okay, so next क्या, उसके बाद soil as a resource. Soil is the most important renewable natural resource.
It is a medium of plant growth and supports different